40 साल का तारिक बेग, जिन्होंने अपने सगे भाई के लिए इतना एहसान किया, लेकिन उसी सगे भाई ने कुछ ऐसा किया। बात 9 फरवरी 2026 की है। वो सुबह एक लड़का जिसका नाम मुशर्रफ होता है, आज वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था कब मार्केट खुले और वह कब मार्केट जाए और कुछ सामान लेकर आए। आखिरकार मार्केट खुल जाती है, दुकान पर पहुंचता है, दुकानदार से पूछता है साहब नमक मिल जाएगा। दुकानदार पूछता है कितना नमक चाहिए। ये लड़का पूछता है साहब मुझे 1 क्विंटल नमक चाहिए। दुकानदार ने उससे एक बार भी सवाल नहीं किया, आखिर 1 क्विंटल नमक का तुम क्या करोगे, ये 1 क्विंटल नमक तुम कहाँ यूज करोगे। दुकानदार को सिर्फ पैसे से मतलब था, पैसे इस लड़के से लेता है और 1 क्विंटल नमक उसको दे दिया जाता है। ये लड़का नमक लेने के बाद सीधे अपने घर पहुंचता है। घर में एक इंसान की लाश रखी हुई थी। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि इस लड़के के सगे भाई की लाश थी, लेकिन ये जो बॉडी थी उसकी आंखें खुली हुई थी। इस बीच मुशर्रफ करीब 5 घंटे कड़ी मशक्कत करता है। घर के अंदर ही एक घर के आंगन में ही एक गड्ढा खोदता है और गड्ढा खोदने के बाद उस लाश को जब उसके अंदर डाल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी सारा प्रोसेस होता हुआ देख रही है, इस घर के अंदर क्या कुछ हो रहा है अपनी आंखों से देख रही है। इस बीच मुशर्रफ तारिक की आंखों को बंद करने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन आंखें खुली थी तो खुली की खुली रह जाती हैं और ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ लाश अपनी आंखों में कैद कर रही है। मुशर्रफ उस लाश को गड्ढे में डालता है और जो नमक 1 क्विंटल लाया था उस नमक को इस गड्ढे के अंदर डालता है। और जब नमक डाला जा रहा था तो मुशर्रफ को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके भाई की लाश, उसकी आंखें खुली हैं और वो सब कुछ होता हुआ देख रही है। फिर भी मुशर्रफ का दिल नहीं पसीजता। दिल मजबूत कर कर अपने भाई की लाश पर मिट्टी डालता है और मिट्टी डालने के बाद उसको बंद कर देता है। उसके बाद फिर ये टाइल पत्थर से उस जगह को प्लेन कर देता है। अब ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कुछ भी नहीं हुआ है, लाश उसके अंदर दफन थी, लेकिन सब कुछ सबूत मिटा दिए गए थे। ये बात 9 फरवरी 2026 की बात हो जाती है। उसके बाद एक एक दिन ऐसा ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे मुशर्रफ अपनी आंखों को बंद करता था, उसके भाई की बॉडी की आंखें खुली हुई उसके सामने दिखाई देने लगती हैं। एकदम शर्म सी पैदा हो जाती है। मुशर्रफ सोचने पर मजबूर हो जाता है। कई बार इसके दिमाग में ये ख्याल भी आता है क्यों ना जाकर पूरी की पूरी कहानी किसी को बताऊं और सच दुनिया के सामने ला दूं, लेकिन मुशर्रफ अंदर से डरा हुआ था कहीं पुलिस पकड़ ना और उसको पकड़कर जेल में ना डाल दे और उसकी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। ऐसा ही दिन गुजरते चले जा रहे थे। मुशर्रफ घर में रहता था तो उसको सुकून गायब हो चुका था। वह परेशान था, आखिर करे तो करे क्या। ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती, सच बाहर आ जाता है और जब सच बाहर आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक भाई दूसरे भाई का कत्ल वो भी इतनी भयानक तरीके से कैसे कर सकता है। दोस्तों ये घटना उत्तर प्रदेश के झांसी की है। यहाँ जो रेलवे स्टेशन है, इसी रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर एक बिहारीपुर जगह पड़ती है और ये बिहारीपुर जो जगह है वह थाना प्रेमनगर क्षेत्र में आती है। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर पुरानी तहसील है। यहाँ पर एक महिला रहती है जिसकी उम्र लगभग 63 साल के आसपास होती है। उसका नाम परवीन होता है। परवीन 10 फरवरी 2026 को अपने बेटे तारिक बेग को फोन कर रही थी। तारिक बेग का फोन मिलाया था, लेकिन ये नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तारिक बेग की मां परवीन थोड़ा परेशान हो जाती है। परवीन ने फिर 15 मिनट यानी 20 मिनट के बाद दोबारा अपने बेटे को कॉल किया, लेकिन फोन नहीं लग पा रहा था। इसके बाद परवीन ने अपने छोटे बेटे जिसका नाम मुशर्रफ होता है उसको फोन किया और उससे पूछा बेटा आपके बड़े भाई का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, क्या कोई बात है, क्या कोई परेशानी है। परवीन मुशर्रफ से कहती है बेटा मेरी तारिक से बात करा दो, लेकिन मुशर्रफ जवाब देते हुए कहता है कि माँ बड़े भाई मेरे पास नहीं है, रुको मैं भाई के पास फोन कॉल करता हूँ। कुछ मिनट के बाद मुशर्रफ ने अपनी मां को कॉल वापस किया। मां से बोला बड़े भाई का नंबर बंद आ रहा है और मायूसी भरे अंदाज में मुशर्रफ बोलता है मां भाई जैसे ही घर आएंगे मैं आपकी बात करा दूंगा, लेकिन भैया तो यहाँ पर सुबह से नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है, उसके दिल में गुड़गुड़ाहट सी होने लगती है। आखिर बड़े बेटे का फोन क्यों नहीं लग रहा है। माँ को बर्दाश्त नहीं होती और 40 मिनट के बाद दोबारा से छोटे भाई और बड़े भाई को दोनों बारी बारी से फोन किया। छोटे भाई से बातचीत हो रही थी, लेकिन बड़े भाई से बातचीत नहीं हो पा रही थी। मन बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि माँ तो माँ होती है, क्योंकि जो परवीन होती है वो अपने ससुराल में रह रही होती है कुछ प्रॉब्लम की वजह से। माँ ने सोचा क्यों ना मैं अपने घर जाकर अपने बेटे को देख कर आऊं, आखिर बात है तो है क्या।
10 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद परवीन अपने घर पर आ जाती है और घर में आने के बाद अपने ही बेटे को ढूंढने की कोशिश करना शुरू कर देती है। ये बात 10 फरवरी 2026 की है। उसके बाद एक एक करके दिन आगे बढ़ता चला जाता है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 तारीख गुजर जाती है। इस तरह से जब 15 फरवरी 2026 आती है, अब इस बीच मुशर्रफ एक प्लान तैयार करता है। मुशर्रफ अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है। किसी को शक ना हो कि मुशर्रफ ने ही अपने बड़े भाई तारिक को मारा है। जो छोटा वाला बेटा होता है नजदीकी पुलिस स्टेशन प्रेम नगर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद कहता है कि साहब, मेरा बड़ा भाई जिसका नाम तारिक बेग है, वो 9 फरवरी 2026 से लापता है, गायब है और कहीं भी उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है, गायब हो गया है। हमने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जहां हमसे ढूंढा जा सकता था तलाश की, लेकिन हमें वह कहीं पर भी नहीं मिला। आप साहब मामले को कुछ कार्रवाई कर दीजिए, हमारे भाई को ढूंढ दीजिए। इसके बाद मुशर्रफ अपने बड़े भाई का मोबाइल नंबर पुलिस को देता है। जो उसका एड्रेस होता है, मोबाइल था, जो जानकारी थी भाई की, वो सब पुलिस को दे दी जाती है और एफआईआर पुलिस दर्ज कर लेती है। और एफआईआर दर्ज करने के बाद अक्सर गुमशुदगी के मामले पुलिस गंभीरता से नहीं लेती और इस मामले को पुलिस ज्यादा गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं लिया। इसके बाद पुलिस छोटे भाई मुशर्रफ से कहती है, ठीक है, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। जो ये लड़का है जिसका नाम मुशर्रफ है और दूसरा जो तारिक बेग है जो गायब हो चुका है। अब इन दोनों के मामा यानी परवीन के बड़े भाई जिनका नाम मोहम्मद सलीम है, मोहम्मद सलीम अब थाने में आना जाना शुरू कर देते हैं। रोज थाने में आया जाया करते हैं। आने के बाद बड़े बड़े अधिकारियों से कहते हैं कि हमारा जो भांजा है उसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास है, जिसका नाम तारिक है, पढ़ा लिखा है, MBA किया हुआ है, लेकिन वो अचानक से लापता हो गया है, गायब हो गया है और गुमशुदगी की आपके थाने में हमने रिपोर्ट भी दर्ज करा चुके हैं, लेकिन आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? कई दिन बीत गए हैं। आखिरकार वो दिन आ गया। 19 फरवरी 2026 को एक दरोगा जिसकी नज़र सलीम पर पड़ जाती है और ये दरोगा सलीम को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुम रोज रोज थाने में आते जाते हो, क्या बात है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? फिर सलीम बताता है कि साहब, मेरा एक भांजा है, बहुत दिनों से गायब है, मुकदमा भी आपके थाने में दर्ज कर दिया है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, करूं तो मैं क्या करूं? इस बीच उस दरोगा को पता चलता है कि कैसे इनका एक भांजा गायब हो गया है। उसके बाद दरोगा सलीम से कहता है कि ठीक है, आपके परिवार में जितने भी सदस्य सबको आप थाने बुलाकर ले आओ, उनसे बातचीत करनी है मुझे। उसके बाद सलीम सभी को थाने लेकर आता है। सभी परिवार के लोगों से पूछताछ की जाती है, इंफॉर्मेशन ली जाती है। दरोगा सबसे बात कर रहा था, लेकिन इन्हीं लोगों में से आवाज आती है कि जो तारिक का छोटा भाई है वो नहीं आया है। दरोगा कहता है कि छोटे भाई को क्यों नहीं आया, उसको तो जरूर बुलाकर ले आओ, उससे भी बातचीत करनी है। अभी जो छोटा भाई है उसको भी थाने बुलाया जाता है। थाने में आता है। थाने में आने के बाद लगभग मुशर्रफ भी मुजरमों की तरह कई सारी मनगढ़ंत कहानियां पुलिस को सुनाना शुरू करता है। रिपोर्ट के मुताबिक 50 अलग अलग कहानी सुना देता है और जैसे ही पहली कहानी सुनाता है दरोगा को यकीन नहीं हो रहा था, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से 50 से 60 कहानियां कम से कम सुना देता है। करीब 3 घंटे बीत जाते हैं। तभी दरोगा को लगने लगता है कि कुछ ना कुछ बात तो है, इसी ने कुछ ना कुछ जरूर किया है। अब तारीख 19 फरवरी 2026 रात के लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। फिर मुशर्रफ कहानी सुनाते सुनाते वह असल कहानी सुना देता है। कहता है कि साहब, मैंने अपने भाई का कत्ल कर दिया और उसको मार के उसको घर के अंदर ही दफन कर दिया, जाकर देख लीजिए। जैसे ही ये बात उस दरोगा ने सुनी, उसने अपने SHO को बताई, SHO ने CO को बताई, CO ने SP सिटी और SP सिटी से बात होते होते SP साहब तक पहुंच जाती है। तमाम आला अधिकारी मौके पर जुटना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद फिर एक मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की जाती है। बड़े बड़े अधिकारियों से मजिस्ट्रेट की मांग की जाती है ताकि घर में जाया जा सके और घर में जाने के बाद उस गड्ढे की खुदाई की जाए। क्या वाकई वहां पर कोई बॉडी दफन थी या फिर कोई कहानी सुनाई जा रही थी? रात के 12 बजे का टाइम हो रहा था। घर पहुंचा जाता है और ये बात पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल जाती है और ये जो मैसेज पूरे मोहल्ले में फैला हुआ था, पूरा मोहल्ले के लोग वहां पहुंच जाते हैं। ये बात मीडिया तक पहुंच जाती है और मीडिया के जो बड़े बड़े पत्रकार थे वो उसके घर पहुंच जाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या मामला है, एक भाई ने अपने भाई की हत्या क्यों की। मुशर्रफ ने पहले जो गड्ढे बताए जाते हैं वह गड्ढा खोदना शुरू करते हैं मजदूर
और गड्ढा खोदने की बात आ जाती है, लेकिन कहानी बदलना शुरू हो जाती। पहले बताता है यहाँ गड्ढा है, यहाँ गड्ढा है, यहाँ गड्ढा है, लेकिन गड्ढे में कहीं पर भी बॉडी नहीं मिलती। उसके बाद एसपी साहब को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि जो एक जगह है, सही जगह है, आप वो बताइए। उसके बाद आखिरकार सही जगह बताई जाती है। घर में ही आंगन में जो गड्ढा खोदा जाता है और मजदूर खोदना शुरू करते हैं। हाथों में हथकड़ी पड़ी हुई मुशर्रफ के हाथ में पुलिस फावड़ा दिया जाता है। मुशर्रफ ने फावड़ा लेकर वह गड्ढे की खुदाई करना शुरू कर देता है और आखिरकार सफलता मिल जाती है। रात के तकरीबन 3 बज जाते हैं। 3 बजे के बाद आखिरकार पुलिस को सफलता मिल जाती है। सचमुच उस घर के अंदर एक गड्ढा था, गड्ढे के अंदर एक बॉडी थी और जब लाश बाहर निकाली जाती है तो फिर पूरे इलाके में बदबू फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ क्या। पुलिस ने उस लाश को कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब यहां से इस कहानी के बारे में जांच जुटाने पुलिस शुरू कर देती है। आखिर कत्ल क्यों हुआ, इसके पीछे की क्या वजह है और क्या कारण है। अब यहां से जो खुलासा हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तारिक बेग के घर की मुखिया, जिनका नाम अकील बेग होता है, अकील बेग गवर्नमेंट कॉलेज में एक टीचर के पद पर तैनात होते हैं। उनकी जो पत्नी होती है, जिनका नाम शगुफ्ता परवीन होता है, वह न्यायालय में पेशकार के पद पर जॉब कर रही थी। इन दोनों के 3 बच्चे होते हैं, जिनमें 2 बेटी और 1 बेटी होती है। सबसे बड़े बेटे का नाम तारिक बेग होता है, दूसरे बेटे का नाम मुशर्रफ बेग होता है और एक बहन होती है। बहन की शादी कुछ साल पहले हो जाती है, लेकिन अचानक से 12 मार्च 2022 को जो अकील बेग होते हैं वह घर से निकल जाते हैं किसी काम से। और जब घर से निकल जाते हैं और उसके बाद वो घर वापस नहीं आते, घर के लोग टेंशन लेना शुरू कर दिया जाते हैं कि उनके बाप कहां गायब हो गए। और फैमिली मेंबर अकील बेग 2 से 3 दिन कई जगह पर ढूंढते हैं, लेकिन आखिरकार फैमिली वालों को पता चलता है कि आसपास के लोगों से खबर मिलती है कि घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर उनकी बॉडी पड़ी हुई है एक खाई के अंदर। और जिस बाइक से अकील बेग गए थे वो बाइक भी वहीं पड़ी हुई थी। जब उनकी बॉडी लेकर आते हैं तो उनका सफर्दे खाक किया जाता है, लेकिन इस बीच एक अहम जानकारी सामने आई। पता चलता है कि जो अकील बेग थे वो सरकारी नौकरी थी, वो सिर्फ 1 महीने की नौकरी बची थी। 1 महीने के बाद यानी अप्रैल 2022 में ये रिटायर हो जाते। उसके कुछ दिन के बाद उनकी पत्नी रिटायरमेंट नजदीक आ जाता है, लेकिन अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। अकील बेग की पत्नी, जिनका नाम शगुफ्ता परवीन होता है, वो अपने बड़े वाले बेटे से बोलते हैं कि देखो बेटा, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो, तुम अपने पापा की जगह नौकरी कर सकती हो। हमें इस तरीके से कई सारे ऑफर आए हैं, अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो बताओ, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। तो बड़ा बेटा जो होता है तारिक बेग, वो कहता है कि माँ, इतनी मेहनत से मैंने पढ़ाई की है, मैंने MBA किया है और मैं नौकरी करना चाहता हूँ, कुछ अच्छी वाली और अच्छी नौकरी हासिल करना चाहता हूँ। अगर आपको एतराज़ ना हो, छोटा भाई ग्रेजुएट है, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो एक काम करो, छोटे वाले भाई को वह नौकरी लगवा दो। छोटे भाई से जब ये बात कही जाती है तो उसने कहा, जैसे आप लोगों की मर्जी, मैं वैसे ही राजी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। आखिरकार पूरी फैमिली के सपोर्ट के बाद छोटे वाले भाई की नौकरी लग जाती है, लेकिन उसकी नौकरी मिलती है चपरासी की। वो इसलिए मिलती है क्योंकि ग्रेजुएट के लिए CET TET कई सारे एग्जाम परीक्षाएं होती हैं। एक अध्यापक बनने के लिए उसे कंप्लीट करनी थी, लेकिन मुशर्रफ वह कंप्लीट नहीं कर पाता, इसीलिए वह सिर्फ चपरासी रह जाता है। लेकिन यहाँ दिन आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे पिता की मौत होती है तो माँ की तबीयत ज़्यादा खराब होने लगती है। मानसिक रूप से वह परेशान थी और वह अपने आप को तसल्ली देने के लिए अपने घर कम और अपने मायके में ज़्यादा रहने लगती है, क्योंकि जो मायका होता है वह पुरानी तहसील मोहल्ले में लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर दूर का फासला था। अब जो बड़ा बेटा तारिक जो होता है वह एग्ज़ाम देने लगातार तैयारी कर रहा था। साल 2022 से 2026 आ जाता है, लेकिन उसको नौकरी कहीं अच्छी जगह नहीं लग पाती और नौकरी न लगने की वजह से थोड़ा टेंशन होने लगता है, चिड़चिड़ापन सा हो जाता है। लेकिन इसके जो छोटा भाई है उसकी ज़िंदगी पटरी पर आ जाती है। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। घर से महज 20 किलोमीटर दूर एक घर होता है। उस घर में एक लड़की होती है। उस लड़की को वह अक्सर देखा करता था। एक दिन उस लड़की को रोकता है। रोकने के बाद कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अगर कोई एतराज़ ना हो तो अपने परिवार वालों से बातचीत कर लो और मैं तुमसे शादी करके पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लड़की ने अपने परिवार वालों से बातचीत की। लड़की के परिवार वाले तैयार हो जाते हैं। सरकारी नौकरी थी, भले ही चाहे चपरासी की हो,
लेकिन घरवाले जब तैयार हो जाते हैं तो 9 दिसंबर 2025 को आखिरकार धूमधाम से शादी हो जाती है और एक घर में बहू आ जाती है। यानी बहू घर में रहने लगती है। माँ जो होती है वह अक्सर मायके में रहती है। छोटे बेटे की बहू आ जाती है, उसकी शादी हो चुकी थी। 2 भाइयों में एक पत्नी आ जाती है और जो बड़ा भाई होता है वह टेंशन में रहने लगता है क्योंकि उसकी नौकरी नहीं लग पाती। 8 फरवरी 2026 को मां परवीन जो होती है वह अपने मायके में गई हुई होती है और जो मुशर्रफ की बीवी थी वो भी मायके चली जाती है। यहाँ से महज 10 किलोमीटर दूर है। जो छोटा भाई है वह ऊपर रहता है और जो बड़ा भाई है वह ग्राउंड फ्लोर पर सोया होता है। तारीख आती है 9 फरवरी 2026। सुबह की लगभग 6 बजे के आसपास का वक्त होता है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो ऊपर वाली मंजिल से वह नीचे की तरफ आता है। नीचे आने के बाद वह बार बार दरवाज़ा खटखटा रहा था। काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खुलता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो बड़ा भाई सामने था और उसने देखा कि एकदम से अपने छोटे भाई मुशर्रफ को गालियां देना शुरू कर देता है और इतनी गंदी गाली दे रहा था कि अपना छोटा भाई को, जिससे छोटा भाई को भी शर्म आने लगती है। छोटा भाई कहता है कि तुम इस तरह से गाली कैसे दे रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं तुम्हारा सगा भाई हूं। जब छोटे भाई ने विरोध किया तो बड़े भाई और ज्यादा गाली देना शुरू कर दिया। पहले से ही एक जो बड़ा भाई है वह बेरोजगार है, पहले से ही फ्रस्ट्रेट है, चिड़चिड़ापन रहता है, छोटी छोटी बातों पर नाराजगी जाहिर करने लगता है। और ऊपर से फिर जब छोटे वाले इस बात का विरोध किया तो बड़े भाई को इतना गुस्सा आता है कि वह सीधा रसोई में जाता है, चाकू लेकर आता है और अपने भाई को डराने धमकाने लगता है और अपने छोटे भाई मुशर्रफ को कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इससे पहले वह कुछ हमला करता, उससे पहले ही छोटे भाई के हाथ में कहीं से कुल्हाड़ी लग जाती है। मुशर्रफ कुल्हाड़ी लेकर वह अपने भाई पर हमला करता है और ऐसा हमला करता है कि एक ही कुल्हाड़ी में उसका भाई नीचे गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती। पहले अपने भाई को कुल्हाड़ी से मारता है, उसके बाद अपने भाई के हाथ से चाकू लेकर उसकी गर्दन पर वार करता है। छोटा भाई हमले करने की कोशिश की थी लेकिन उसके हमले से पहले ही छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर 5 से 6 7 बार कर उसे जान से मार दिया। बड़े भाई की मौत तो हो चुकी थी लेकिन उसका मुंह खुला हुआ था, आंखें खुली थी, आंखें खुली रह जाती हैं और उसकी लाश को वहीं घनी आबादी के बीच में घर होता है। कम से कम 2000 वर्ग फीट का घर है। इस घर के अंदर लाश पड़ी हुई है। वह समझ नहीं पा रहा है कि आखिर करूं तो करूं क्या। तभी उस लाश को खींचते हुए आंगन में ले जाता है और वहां आंगन में, जहां पर उसके आंगन में टीन पड़ी हुई होती है। इस बीच उसने बहुत देर तक सोचता रहता है करूं तो करूं क्या, आगे करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उसने उस जगह पर हत्या की थी, वहां पर खून था, उसे बिल्कुल पूरी तरीके से पानी से साफ कर दिया। पानी से पूरी तरीके से साफ करने के बाद वह उस दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना बाजार जाया जाए, बाजार से नमक लेकर आए। नमक लेने के बाद जल्दी से बाजार जाता है, 1 क्विंटल नमक लेकर आता है। नमक लाने के बाद अगले 5 घंटे तक वह अपने घर के अंदर अपने ही भाई के लिए गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। जब छोटा वाला भाई घर में खुदाई कर रहा था, कब्र खोदते खोदते मुशर्रफ बहुत थक जाता है। उसके भाई की लाश पड़ी हुई, ऐसा लग रहा था जैसे इसका भाई ये सारी प्रक्रिया को देख रहा है। उसकी आंखें खुली थी। गड्ढा खोदने के बाद उस लाश को गड्ढे में डालता है और गड्ढे में डालने के बाद उसने ऊपर से नमक डाल देता है और उसके मन में, दिमाग में ख्याल आता है कि आखिरकार तूने ये क्यों कर दिया। जब उसने उस लाश को निकलवाया तो इस बीच मीडिया वाले, पत्रकार मौजूद थे, मीडिया वालों ने जब उसके सामने कैमरा लगाया तो उन्होंने पूछा कि क्यों तुमने अपने भाई का मर्डर प्रॉपर्टी के लिए किया। तो ये हंसते हुए कहता है कि प्रॉपर्टी तो हमारे पास सिर्फ एक ही घर है और घर के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अपने भाई का मर्डर इसलिए नहीं किया है। तभी एक पत्रकार ने ये सवाल किया कि ऐसा तो तुम्हारी बीवी से कोई उसका अफेयर वगैरह तो नहीं था। हालांकि ये ऑन कैमरा बात नहीं हुई थी, ये रिकॉर्डिंग नहीं है। जब एक पत्रकार ने सवाल किया कि तुमने लव मैरिज की है और तुम ज़्यादातर अपने घर से बाहर रहते हो, काम के चलते ड्यूटी पर चले जाते हो, तुम्हारा भाई घर में रहता है और तुम्हारी बीवी और उसकी गलत नज़र तो नहीं चली गई थी, इसी बात का तुम्हें पता चल गया हो और तुमने इसीलिए मर्डर कर दिया। उसने कहा ऐसा भी कोई बात नहीं है, सिर्फ वह ऊपर से उतर कर आया था। 9 तारीख को जैसे ही ऊपर से उतर कर आता है तो उसका भाई उसको गाली देने लगता है और इसी नोक-झोंक में उसने अपने भाई को मार दिया। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी है कि एक गाली से किसी की जान भी जा सकती है और ऐसा ही मुशर्रफ ने तारिक बेग को मार के किया। दोस्तों, आपकी क्या राय इस कहानी के बारे में, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।